हेलो, मैं डॉक्टर रणवीर सिंह, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम बात करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी पदार्थ के मैग्नेटिक फील्ड का रेडियो वेव के मैग्नेटिक फील्ड के साथ होने वाले इंटरेक्शन के आधार पर अध्ययन किया जाता है। हमें ये पता है कि कोई भी एटम का न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और वो अपनी एक्स पे स्पिन करता रहता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके मूवमेंट की वजह से उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाती है। इसी प्रकार किसी एटम का न्यूक्लियस जब अपनी एक्स पे स्पिन करता है तो उसकी वजह से उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। किसी न्यूक्लियस के अंदर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी जो स्पिन है उस स्पिन पर डिपेंड करती है, जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर के द्वारा रिलेटेड करते हैं। न्यूक्लियस का जो स्पिन है वो स्पिन उसके न्यूक्लियन की वजह से होता है। न्यूक्लियन के रूप में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो अपनी एक्स पे स्पिन करते रहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियन है वो भी टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। अगर किसी न्यूक्लियस का टोटल स्पिन पाया जाता है, अर्थात टोटल स्पिन का वैल्यू नॉन जीरो होता है, तो हम कहते हैं कि उस स्पिन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो सकती है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उस स्पिन का टोटल स्पिन वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। वो हाफ इंटीजर भी हो सकता है या कोई भी इंटीजर भी हो सकता है। इस प्रकार के जो एलिमेंट है जिनका न्यूक्लियाई के लिए टोटल स्पिन वैल्यू हाफ या कंप्लीट इंटीजर होता है, उन्हें हम एनएमआर एक्टिव बोलेंगे। और जिन एलिमेंट के न्यूक्लियाई के लिए स्पिन टोटल स्पिन नंबर जीरो होता है, उन्हें हम एनएमआर इनएक्टिव बोलेंगे। जो न्यूक्लियर स्पिन है या टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है, उसको हम इस प्रकार से एस्टिमेट कर सकते हैं। किसी एलिमेंट या न्यूक्लियाई के एटॉमिक नंबर और उसका जो एटॉमिक मास है उसके आधार पर उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका जो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है वो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। अगर किसी एटम के लिए एटॉमिक नंबर इवन हो, उसका एटॉमिक मास भी इवन हो, तो उसके लिए जो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है उसका मान जीरो होगा। और इस प्रकार के जो एलिमेंट हैं वो एनएमआर इनएक्टिव होंगे। उदाहरण के लिए हम कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, ये दोनों ही एनएमआर इनएक्टिव है। यदि किसी एटम का एटॉमिक नंबर ओड हो, एटॉमिक मास इवन हो या एटॉमिक नंबर इवन हो, एटॉमिक मास ओड हो, या एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही ओड हो, तो उनके लिए टोटल न्यूक्लियर स्पिन का मान नॉन जीरो डिजिट में होगा। और इस प्रकार के जो न्यूक्लियस हैं वो एनएमआर एक्टिव होंगे। न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियन है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, वो इस प्रकार से अपनी एक्स पे स्पिन करते हैं और उनकी स्पिन की वजह से ही न्यूक्लियस के अंदर टोटल स्पिन पाया जाता है और न्यूक्लियस मैग्नेट के रूप में बिहेव करने लगता है। किसी सैंपल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और उन न्यूक्लियस के लिए हम कह सकते हैं कि उस सैंपल के अंदर बहुत सारे मैग्नेट्स हैं, लेकिन वो उनका जो स्पिन है वो अलग अलग डायरेक्शन में रहता है, वो डिसओरिएंटेड रहते हैं। जैसे ही उस सैंपल के ऊपर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आउटर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये जो न्यूक्लियस के स्पिन है
ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें एनर्जी लेवल्स प्राप्त होते हैं जिन्हें हम मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। ये मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स कितने प्राप्त होंगे, ये हम उस न्यूक्लियस की जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। स्पिन करने वाले न्यूक्लियस के लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मान होगा L बराबर √I/I+1 H/2π, और उस न्यूक्लियस के लिए मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। म्यू बराबर गामा इंटू वेक्टर L, जहाँ गामा गायरोमैग्नेटिक रेशियो है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज इक्वल टू जी फैक्टर है इंटू म्यू एन अपॉन एच बार। म्यू एन इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंटम है, जो न्यूक्लियॉन्स की वजह से मैग्नेटिक मोमेंटम होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसको हम म्यू के रूप में रिप्रेजेंट करें तो म्यू बराबर गामा आई एस बार होगा। ये एनर्जी लेवल्स एक्सटर्नल एनर्जी फील्ड, एक्सटर्नल एनर्जी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में डिजेनरेट फॉर्म में होते हैं। इन एनर्जी लेवल्स की टोटल संख्या 2I+1 होती है, जहाँ I स्पिन क्वांटम नंबर है। जैसे ही हम सैंपल के ऊपर आउटर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ये डिजेनरेट एनर्जी लेवल्स की डिजेनरेसी ख़त्म हो जाती है और वो अपनी एनर्जी के सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं। एक्सटर्नल एनर्जी लगाने पर या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर न्यूक्लियस की एनर्जी को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ई बराबर गामा आई एच बार बी नोट, जहाँ बी नोट एक्सटर्नल या आउटर मैग्नेटिक फील्ड है। यदि आई का मान टोटल स्पिन क्वांटम नंबर का मान प्लस माइनस हाफ हो, जैसा कि प्रोटॉन के लिए होता है, तो 2I+1 के अकॉर्डिंग टोटल 2 एनर्जी लेवल होंगे। ये 2 एनर्जी लेवल जब आई का मान हम प्लस हाफ और माइनस हाफ रखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें प्राप्त होंगे। तो E1 का मान 1/2 गामा एच बार बी नोट और E2 का मान -1/2 गामा एच बार बी नोट होगा। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E बराबर E1 - E2 का वैल्यू गामा एच बार बी नोट के बराबर होगा। और हमें पता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनर्जी लेवल्स के बीच में ही ट्रांजिशन होता है। इस प्रकार जब आउटर मैग्नेटिक फील्ड लगाने से न्यूक्लियस के मैग्नेटिक एनर्जी लेवल एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं, उसके बाद जब उसे हम रेडियो वेव्स देते हैं तो उन रेडियो वेव्स की इंटरेक्शन के दौरान किसी रेडियो वेव की एनर्जी जब इस एनर्जी गैप डेल्टा ई के बराबर होती है तो वो एक रेजोनेंस की अवस्था आ जाती है। इसी कारण हम टर्मिनोलॉजी में एनएमआर में रेजोनेंस जो टर्म है वो यूज़ करते हैं। इस रेजोनेंस की अवस्था में न्यूक्लियाई द्वारा वो स्पेसिफिक रेडियो वेव को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है जिसका एनर्जी h है, और वो न्यूक्लियस लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में संक्रमण कर जाता है और उसके कारण हमें पीक प्राप्त हो जाती है। जैसे यहाँ पर यह प्रदर्शित हो रहा है, 2 प्रकार के स्पिन के कारण 2 प्रकार के एनर्जी लेवल हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिसे अल्फा और बीटा के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अल्फा स्टेट प्लस हाफ स्पिन के लिए और बीटा स्टेट माइनस हाफ स्टेट और स्पिन के लिए। जब आउटर मैग्नेटिक फील्ड बी नोट लगाया, अप्लाई किया, तो इन दोनों का डिजेनरेसी ख़त्म हो गया। अल्फा स्टेट लोअर एनर्जी लेवल का और बीटा स्टेट हायर एनर्जी लेवल का हो गया। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई, वो डेल्टा ई माइनस म्यू बी नोट के इक्वल है, या यही जो डिफरेंस है वो उसी के इक्वल एनर्जी होगा रेडियो वेव का।
जिसे हम एच न्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यू का मान ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा ई बराबर एच ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये क्वांटम मैकेनिकल जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा ही हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं क्लासिकल मैकेनिकल कंसेप्ट की सहायता से। वहाँ पर हम मानते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो लार्मर प्रिसिजन करता है, और उस प्रिसिजन के अकॉर्डिंग 2 एनर्जी लेवल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रम। एनएमआर स्पेक्ट्रम का इंटेंसिटी और सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें तो इसका सेंसिटिविटी अदर जो ब्रांचेज हैं उनकी तुलना में कुछ कम होता है। उसका रीज़न ये है कि हम जिन न्यूक्लियाई का स्टडी करना चाहते हैं उनका नेचुरल एविडेंस कम होता है। जैसे कार्बन 12 का नेचुरल एविडेंस बहुत ज़्यादा है, और लेकिन वो एनएमआर इनएक्टिव है, तो उसके कारण कोई स्पेक्ट्रल पीक हमें प्राप्त होती नहीं है। कार्बन 13 एनएमआर एक्टिव है, लेकिन उसका नेचुरल एविडेंस बहुत कम होने की वजह से वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होगा, और हमें पी का इंटेंसिटी बहुत कम प्राप्त होगा। प्रोटॉन के लिए जब हम स्टडी करते हैं तो प्रोटॉन का जो एविडेंस है वो कार्बन 13 की तुलना में बहुत ज़्यादा है, इस कारण हमें अच्छी इंटेंसिटी का स्पेक्ट्रल पीक प्राप्त हो जाता है। इंटेंसिटी या सेंसिटिविटी को हम बोल्ट्जमान के अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं, जहाँ इंटेंसिटी या सेंसिटिविटी अपर एनर्जी लेवल बीटा और लोअर एनर्जी लेवल अल्फा में जो मॉलिक्यूल्स हैं या न्यूक्लियस हैं उनकी डेंसिटी या उनकी जो पॉपुलेशन है उनके रेशियो के इक्वल होगा, और ये रेशियो होगा एक्सपोनेंशियल पावर माइनस डेल्टा ई, और डेल्टा ई का मान गामा एच बी नोट अपॉन के टी। तो जैसे यहाँ हम ये डायग्राम में देख रहे हैं कि फर्स्ट वन जो सबसे ऊपर है वहाँ पर अल्फ़ा और बीटा जो एनर्जी लेवल्स हैं उनमें जो न्यूक्लियस हैं उनकी पॉपुलेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी भी कम होगा और सेंसिटिविटी भी डाउन होगा। लेकिन जो लास्ट डायग्राम है नीचे, इसमें हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा लेवल में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बीटा लेवल में पॉपुलेशन बहुत कम है। इस वजह से अल्फ़ा लेवल से मॉलिक्यूल बीटा लेवल में जाएंगे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी, तो बहुत ज़्यादा संख्या में जो रेडियो वेव्स हैं, इरेडिएशंस हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होगा। इस कारण से पीक की इंटेंसिटी का मान बढ़ जाएगा। ये सेंसिटिविटी या इंटेंसिटी को हम सैंपल की कंसंट्रेशन, गामा, आउटर मैग्नेटिक फील्ड, टेम्परेचर, इनकी सहायता से परिवर्तित कर सकते हैं। आज इतना ही। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो नेक्स्ट डे लेंगे। थैंक्स।